नमस्कार। विकिपीडिया पर बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दुनिया भर में फ्री कंटेंट के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले विकिपीडिया का भंडाफोड़ खुद विकिमीडिया फाउंडेशन की पूर्व सीईओ ने किया है। भारत के लिए यह खबर और खतरनाक हो जाती है। भारत से फंडिंग लेकर भारत के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हम पूरे मामले को समझने के लिए विकिमीडिया फाउंडेशन की पूर्व सीईओ कैथरीन माहेर के 2 भाषणों और विकिपीडिया के प्रोपेगेंडा टूल के रूप में काम करने के तरीके की पड़ताल करेंगे। अगस्त 2021 में कैथरीन माहेर ने एक टेड टॉक में अनजाने में यह खुलासा किया कि विकिपीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही जानकारी सत्य पर आधारित नहीं होती। कैथरीन माहेर ने अपने टेड टॉक में कहा कि भले ही मीडिया और विज्ञान जनता पर भरोसा कम करती हो, लेकिन लोग विकिपीडिया पर विश्वास करते हैं। कैथरीन माहेर ने इसे सामान्य लोगों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किए गए संपादन या एडिटिंग का नतीजा बताया। हालांकि अब यह खुलासा हो चुका है कि विकिपीडिया पर कुछ गिने चुने लोगों का कंट्रोल होता है। यही लोग तय करते हैं कि कौन सी जानकारी प्रकाशित की जाएगी और कौन सी नहीं। अगर कोई लेख इनके प्रोपेगेंडा की पोल खोलता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। विकिपीडिया की एडिटर्स यानी मुट्ठी भर लोगों के पास एडिटिंग पर बैन लगाने, एडिटर्स को बैन करने, विवाद सुलझाने, पेज हटाने, पेज लॉक करने और सामग्री को ओवरराइड करने की ताकत होती है। दुनिया भर में केवल 435 सक्रिय एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो विकिपीडिया पर व्यापक नियंत्रण रखते हैं। ये 435 लोग ही चाहें तो विकिपीडिया पर मौजूद किसी भी जानकारी को तुरंत बदल सकते हैं और इन्हें कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे उसे खुद को ही खारिज कर देंगे। कैथरीन माहेर ने अपने टेड टॉक में दावा किया कि विकिपीडिया की जानकारी इस पर आधारित है कि ज्यादातर लोग क्या उचित और सही मानते हैं, यानी भेड़ चाल वाली स्थिति है। हकीकत यह है कि विकिपीडिया की कार्यप्रणाली पारदर्शी होने के बजाय एक ठोस व्यवस्था के तहत चलती है, जो किसी भी पब्लिशिंग हाउस की तरह ही सख्त एडिटोरियल नियंत्रण और अनुशासन का काम करती है। अपने टेड टॉक में माहिर ने यह भी दावा किया कि विकिपीडिया का उद्देश्य सत्य की खोज या दूसरों को सत्य के लिए राजी करना नहीं है। उन्होंने इसे ध्यान भटकाने वाला बताया। माहिर ने यह भी स्वीकार किया कि विकिपीडिया में पक्षपात और गलतियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा, मेरे विकिपीडिया के प्रति प्रेम के बावजूद मैं इसे पूर्णता का दावा नहीं करती। यह बहुत बार सही हो सकता है, लेकिन यह त्रुटिपूर्ण और अधूरा भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह उतना ही पक्षपाती है जितना कि हम सभी हैं। कैथरीन माहेर ने साफ कर दिया कि विकिपीडिया सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सत्य को विकसित, अस्थिर या परिवर्तनीय या बदलता हुआ माना जाता है। यह प्लेटफॉर्म इंसानों की दुनिया को समझने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो जटिल और समय के साथ बदलने वाली होती है। यानी जो आप तथ्य पढ़ते हैं या खबर पढ़ते हैं या जो आकलन होता है वह समय के साथ बदलता रहेगा। यानी दुनिया जिस ओर जाती है उसी ओर से विकिपीडिया भी जाने की मानसिकता पालती है। लेकिन इतना ही ये सही नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। कैथरीन माहेर ने अपने टेड टॉक और अन्य सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट किया कि विकिपीडिया पर लिखने वाले लेखक सत्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। कैथरीन माहेर ने माना कि विकिपीडिया में वास्तविकता के सही और अंतिम रूप की खोज का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, जो लोग इन लेखों को लिखते हैं वे सत्य पर नहीं बल्कि वर्तमान समय में जो सबसे अच्छा संभव ज्ञान है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माहेर ने कहा कि सत्य की कठोर खोज लोगों के बीच विभाजन पैदा कर सकती है। माहेर ने तर्क दिया कि हमारी सच्चाई हमारे अनुभव से आती है और जब हम सत्य पर जोर देते हैं तो यह हमें विभाजन की ओर ले जाता है, न कि एकता की ओर। माहेर ने सुझाव दिया कि साझा समझ के लिए एक सत्य को आधार बनाने की बजाय न्यूनतम व्यवहारिक सत्य को अपनाना चाहिए। माहेर के अनुसार न्यूनतम व्यवहारिक सत्य का मतलब यह है कि इतनी सटीक जानकारी देना जो पर्याप्त समय तक लोगों के लिए उपयोगी हो। बीते साल यानी नवंबर 2024 में
मोदी सरकार ने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा जिसमें इस कथित फ्री इंसाइक्लोपीडिया द्वारा प्रकाशित भ्रामक और पक्षपाती जानकारी पर सवाल पूछे गए। यह नोटिस केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नोटिस में इस बात पर जोर दिया गया कि विकिपीडिया की सामग्री पर एक छोटे से समूह के संपादकों का नियंत्रण है जो इसमें हेर फेर करने में सक्षम होते हैं और एक पक्षी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। यह बात तब प्रमुखता से आई जब न्यूज एजेंसी एएनआई और विकिपीडिया का मामला कोर्ट तक पहुंचा। दरअसल समाचार एजेंसी एएनआई ने विकिपीडिया पर अपने पेज पर मानहानिकारक संपादन की अनुमति देने के लिए मुकदमा दायर किया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने विकिपीडिया की ओपन एक्सेस एडिटिंग को खतरनाक बताया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में न्यूज एजेंसी एएनआई और विकिपीडिया के बीच विवाद चल रहा है। एएनआई ने विकिपीडिया पर एक मानहानि का केस किया। केस यह है कि विकिपीडिया पर एएनआई के बारे में यह जानकारी दी गई कि वह मौजूदा सरकार यानी बीजेपी सरकार के लिए एजेंडा चलाने वाली एजेंसी है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर आपने अपने बदलाव नहीं किए तो हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म का कामकाज, विशेष रूप से इसका ओपन एक्सेस एडिटिंग वाला फंक्शन खतरनाक है और आप इसे बचाव का हथियार नहीं बना सकते हैं। बेंच के बाकी सदस्यों के साथ जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि विकिपीडिया पर कोई भी पेज एडिट कर सकता है। यह किस तरह का पेज है? अगर यह किसी के लिए भी एडिटिंग के लिए ओपन है तो जस्टिस ने प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली को खतरनाक कहा। सफाई में ऑनलाइन विश्व कोश का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने कहा कि यूजर्स को पेज बनाते समय या जानकारी अपडेट करते समय कानून का पालन करना होता है। हालांकि विकिपीडिया के लेखों में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी पूर्वाग्रह साफ तौर पर दिखता है। यह पक्षपात गूगल और विकिमीडिया फाउंडेशन के साझेदारी के कारण और बढ़ता है, जो तमाम विषयों को परिभाषित करने में अक्सर भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं और सहारा लेते हैं कि उन्हें वामपंथ का समर्थन हासिल है। विकिपीडिया फाउंडेशन की भारत में 2019 से कोई औपचारिक उपस्थिति नहीं है। इसके बावजूद भारत से भारी मात्रा में डोनेशन पाता है। इसे वह उन एनजीओ में बांटता है जो भारत में विकिमीडिया फाउंडेशन के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देते हैं। आपको बता दें कि विकिमीडिया फाउंडेशन का वित्तीय संबंध टाइड फाउंडेशन से है, जिस पर अमेरिका में हमास समर्थक विरोध प्रदर्शनों और जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठनों को वित्तीय सहायता देने का आरोप है। जून 2024 में डेविड रोजाडो द्वारा मैनहट्टन इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार विकिपीडिया का झुकाव वामपंथ की ओर अधिक है। द क्रिटिक नाम के रिसर्च ने इसके लिए विकिपीडिया को दो नीतियों, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू और रिलायबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया। शोध ने निष्कर्ष निकाला कि विकिपीडिया पर कौन से स्रोत विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। यह संपादकों द्वारा तैयार किया जाता है। वामपंथी स्रोतों को विश्वसनीय माना जाता है, जबकि दक्षिणपंथी स्रोतों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब केवल भरोसेमंद स्रोतों का प्रतिनिधित्व करना होता है, न कि सभी दृष्टिकोणों को शामिल करना। इन शोधों और माहिर के भाषणों से साफ है कि विकिपीडिया तटस्थता और सत्य की अवधारणा केवल दिखावा के लिए अपनाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो संपादकों के विचारों के अनुरूप हो और बहुसंख्यक लोगों को उपयुक्त लगे। ये बहुसंख्यक वह लोग होते हैं जो फंडर होते हैं। विकिपीडिया के सह संस्थापक लैरी सेंगर मंच पर वामपंथी झुकाव, अविश्वसनीयता, पूर्वाग्रह होने का पहले ही आरोप लगा चुके हैं। लैरी सेंगर का मानना है कि विकिपीडिया तटस्थ ज्ञान स्रोत होने के बजाय वैचारिक एजेंडा के लिए एक मशीनरी बन चुका है। डीप स्टेट दुनिया को अस्थिर करने में लगे जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति और वामपंथियों का अब आखिरी हथियार
सोशल मीडिया और विकिपीडिया जैसे उपक्रम बचे हैं जिनके सहारे वह अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए लोग इमोशनल कार्ड खेलकर अपराधियों और आतंकियों को बचाने के लिए बेचारा कार्ड खेलते हैं। यही भारत में भी दिखता है। इससे अब अमेरिका भी ग्रस्त है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन दुग्गल जी, साइबर एक्सपर्ट, और करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। पवन दुग्गल जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भारत में लीडरशिप में टेक्नोलॉजी को लेकर कम समझ क्या भारत जैसे देशों की असल समस्या है, जिनके कारण विकिपीडिया भारत के लोगों की मानसिकता को कंट्रोल करने में अब तक सफल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज को लेकर समझ नहीं है पॉलिटिकल क्लास में जितनी होने की आवश्यकता है। कारण ये है कि हमारे यहाँ अभी भी जो नेतृत्व है, कुछ तो नेता हैं जो बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी समझते हैं, लेकिन पूरी पॉलिटिकल क्लास को लिया जाए तो शायद जो टेक्नोलॉजिकल बारीकियां हैं उन पर वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की दिशा में होती नहीं है। यही कारणवश है कि हम जो सटल ट्रेंड्स हैं उनको नहीं देख पाते। कि अल्टीमेटली ये देखिए, टेक्नोलॉजी जायंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं से बिग टेक के हिस्से हैं, और बिग टेक का एकमात्र उद्देश्य है कि नैरेटिव को बदलना है, लोगों को उनकी मानसिकता को इस तरीके से परिवर्तित कर देना है ताकि लगे बिना कि परिवर्तन हो रहा है, और संपूर्णतः उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनका भी पालन जरूर हो सके। तो मानता हूं कि हमें लगता है कि अब समय बदल गया है, तो भारत में बदलाव की आवश्यकता है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र बन चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र बन चुके हैं। तो इस संदर्भ में आवश्यकता ये भी है कि भारत का जो नेतृत्व है वो भी टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज को बारीकियों से समझे। भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर नकारात्मक रूप से जो प्रभाव करने की चेष्टाएं की जा रही हैं उनको विफल करने का प्रयास कर सके, और भारतीय मानसिकता को नकारात्मक रूप से न प्रभावित किया जा सके, उस दिशा में भी काम करने की उन्हें आवश्यकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब चारों तरफ से बम्बार्डिंग होती है, खासकर नैरेटिव क्रिएट करने में, जैसा आप बता भी रहे हैं, उसका मुकाबला कैसे होगा? जैसे चाइना किया उस तरीके से करना होगा ताकि वह ओपन कंटेंट वाले अपने प्लेटफॉर्म को खुद क्रिएट करे और विदेशी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक करें। यह उपाय हो सकता है? देखिए, उपाय कई सारे हो सकते हैं। हमें एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की आवश्यकता है जो 360 डिग्री की दिशा में हमको सुरक्षित रख सके। एक, भारत को अपना नैरेटिव खुद बनाना है। उसके लिए भारतीय सरकार को नैरेटिव को परिवर्तित करने के लिए लोगों को एकत्रित करना है। चाइना मॉडल अपना नहीं सकते हैं? उन्होंने गूगल का भी विकल्प बना लिया, उन्होंने तमाम ऐसे गूगल मतलब सर्च इंजन का विकल्प बना लिया, अपना ही सर्च इंजन उनका। हमारे यहाँ कमी सबसे यही रही है कि ना तो कोई ब्राउजर बना पाए हैं, ना कोई सर्च इंजन बना पाए हैं। हम लोग अच्छे टेक्नोलॉजी काम करते तो हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम अभी तक भारतवर्ष में विकसित नहीं कर पाए। तो जब तक हम वो विकास नहीं कर पाएंगे उस प्रकार के मॉडल्स का, प्रोडक्ट्स का, तब तक हम उम्मीद नहीं करते कि हम टेक्नोलॉजिकल तरीके से जो टेक्निकल नैरेटिव है उसको हम प्रभावित कर पाएंगे। तो उसके बहुत एफर्ट की जरूरत है, बजट तो की क्या जरूरत यह मान लिया जाए पवन दुग्गल जी कि भारतीय जनता विदेशी नैरेटिव को गढ़ने और उसके अभिशाप को झेलने के लिए मजबूर है, या अभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से इस विकिपीडिया जैसे ओपन कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म का विकल्प पा सकते हैं? देखिए, इस तरह का भी विकल्प नजर आता नहीं है। प्रॉब्लम भारतवर्ष में एक और भी है कि हम लोग भारतवासी हैं विश्वासी, जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो अब हम सब भारतवासियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता अपनी मानसिकता को लेकर। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के बाद साइबर वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक नया आ चुका है, और इस संदर्भ में हम सबको अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को फैलाने की आवश्यकता है। जो कोई भी जानकारी को देखें, पढ़ें, सुने, उसे तब तक विश्वास न करें जब तक स्वयं इंडिपेंडेंट तौर पर आप उसकी पुष्टि ना कर पाए हों।
तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है पवन दुग्गल जी कि अगर मान लीजिए 140 करोड़ के देश में आप कहते हैं कि हर आदमी उस तरीके से जांचे परखे, तो यह बड़ा मुश्किल होता है। या मान लिया जाता है कि जो हमारे पास ओपन सोर्सेज है उस पर जो जानकारी आ रही है छन के आ रही है, और जनता यह भरोसा करती है कि यह सरकार के राडार में है, उनसे छन के आ रही है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी होती है। कई बार तो ये लोग भारत को ही टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे दिखते हैं। हमारे साथ है करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार। अमेरिका का अपनी कंपनियों के लिए खड़ा रहना भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्या भारत इस स्थिति से निपट पाएगा जो घर में बैठ के हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे ही फंड से पलते बढ़ते विकिपीडिया जैसे संस्थान, और हमारे ही देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश में लगे दिखते हैं? प्रसून जी, आपने समस्या का गहन विश्लेषण किया है। पवन जी ने भी बड़े विस्तार से समस्या का को बताया कि कितनी गहन समस्या है। जहाँ तक समाधान का सवाल है, एक बात हुई कि चीन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, तो चीन फिर प्रचार करेगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी दूसरे देश के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, हम ये सब कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आता है वो सत्य हो, विश्वसनीय हो और तटस्थ हो, किसी एक के प्रति बायस न हो। तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि हम सोशल मीडिया को या साइबर स्पेस को किसी देश की सीमाओं में बांध कर रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसको हम सार्वभौमिक तरीके से लेके वैश्विक उपाय क्या कर सकते हैं? विश्व समुदाय को आगे आना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रयास है, मैं आपको बताऊं। यूनेस्को काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है, स्टेक होल्डर से, कंपनी से, विभिन्न देशों से, इसके यूजर से, सबसे डिस्कस करके कुछ गाइडलाइंस भी तैयार किए हैं यूनेस्को को। अगर हम समझे तो यूनेस्को का ये कहना है कि जो गाइडलाइंस बनाई है उसमें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको कंटेन नहीं करना है। एक्सेस इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस होनी चाहिए लोगों की। डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, उसको भी हम प्रोटेक्ट करें। तो ये काम हमें करने हैं, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन आती है ओपन एक्सेस के नाम से। जो विकिपीडिया और ANI वाला आपने इसका विस्तार से वर्णन किया, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? यूनेस्को का प्रयास तो है, लेकिन यूनेस्को ये कह रहा है कि जो भी सोशल मीडिया पे आए वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, रिलायबल हो, और इसके लिए सोशल मीडिया इंटरनेशनल गवर्नेंस क्या हो सकता है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इससे भी आगे यूनेस्को ये भी कहता है कि AI आ रहा है, जो नया एक तकनीकी उभर कर सामने आ रहे हैं, उसका भी कुछ एथिक्स होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहा है, लेकिन भारत जैसे देशों को यूनेस्को जैसी संस्थान में, जो वैश्विक समुदाय का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, वहाँ सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। और भारत को ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी देश का साइबर स्पेस पे विशेष नियंत्रण है, चाहे वो अमेरिकी कंपनी हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की कंपनी हो, वो इस बात का ध्यान रखे कि किसी देश के विरुद्ध, किसी समाज के विरुद्ध दुष्प्रचार करके वहाँ अव्यवस्था फैलाने का। करोड़ी सिंह जी, दिक्कत केवल इस बात की है कि यूनेस्को जैसे संस्थानों पे भी आप बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं। बात सीधी हो रही है, अमेरिका अपनी कंपनियों के साथ खड़ा होता है जब, तो क्या भारत ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करता दिखता है, या उसकी कार्रवाई में एक डर भी दिखता है? पवन दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के लिए दोहरी समस्या है, विकल्प है नहीं, और अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का भी डर। कैसे मुकाबला होगा इन चीजों का, पवन दुग्गल जी? देखिए, मुकाबला करने के लिए भी आपको विशेष तौर पर एक ऑल आउट नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक तो डिजिटल नैरेटिव को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, चीन ने अपनी साइबर आर्मी बना रखी है, तो कोई भी ऐसा बात नहीं है कि भारत अपनी साइबर आर्मी ना बना सके। दूसरा, ये साइबर वॉरियर्स जो होंगे, साइबर योद्धा होंगे, ये भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को सशक्त तौर से सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाएंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको साइबर डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा अपनाना पड़ेगा अपनी नॉर्मल डिप्लोमेटिक अप्रोचेस को लेकर। हम लोग आज साइबर डिप्लोमेसी पर उतना महत्व या तवज्जो नहीं दे रहे जितनी देने की आवश्यकता है। तीसरी बात,
आज समय आ गया है स्पेस डिप्लोमेसी का। भारत एक महत्वपूर्ण स्पेस प्लेयर है, लेकिन हम लोग स्पेस डिप्लोमेसी की दिशा में अभी जा ही नहीं रहे हैं। वहां पर जाने की आवश्यकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, आज भारत में सशक्त कानूनों की आवश्यकता है, जो फिलहाल नहीं है। जो भारत का साइबर लॉ है वो स्पष्ट तौर पर उतना ज्यादा सशक्त नहीं है जितना होना चाहिए। अब देखिए, जब आप दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र बन चुके हैं, तब आपके पास एक विशेष पवन दुग्गल जी, अगर मान लीजिए भारत सरकार ऐसे कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, बट लेकिन उसके पास एक विकल्प तो है, एक वैकल्पिक मॉडल मौजूद है चाइना का। चाइना मॉडल अपनाने में क्या दिक्कत आ सकती है? पवन दुग्गल जी, आपसे समझना चाहेंगे। मुझे लगता है कि चाइना मॉडल का नाम वर्णन लेते ही भारत में लोग थोड़े नम्ब हो जाते हैं। उन्हें लगता है भाई चाइना तो हमारा दुश्मन है, तो इसलिए उसका मॉडल क्यों अपनाया जाए। लेकिन हमें भूलना पड़ेगा इस बात को लेकर। हमें देखिए, वो कहते हैं ना, गांधी जी ने कहा था कि अपने घर की चारों खिड़कियां खोल लीजिए ताकि चारों दिशाओं से हवाएं आए और उनकी सुगंध आपके घर में आ जाए। मुझे लगता है कि भारत को भी सीख लेने की आवश्यकता है। ठीक है, भारत अलग है, चीन अलग है। भारत कभी भी चीन बन नहीं सकता, लेकिन भारत चीन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शोध करके अपना विशिष्ट कस्टमाइज्ड अप्रोच बना सकता है। उसमें कोई मनाही नहीं है। और देखिए, जब चीन इतने तौर पर सफल तौर पर अपनी नैरेटिव को कंट्रोल कर पाया है, भारत वहां कर ही नहीं पाया। तो उसके बाद भारत बहुत एक सॉफ्ट ग्लव अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है ये फॉरेन प्लेयर्स को लेकर। ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये इंटरमीडियरीज हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत, और उन पर विशेष तौर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की आवश्यकता है जो भारतीय कानून नहीं लगा पाया है। हालांकि केंद्रीय सरकार को ये पावर्स दी गई हैं सेक्शन 87 आईटी एक्ट में कि आप विशेष प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए, लेकिन अभी भी हम उनको बहुत एक सॉफ्ट ग्लव अप्रोच से देख रहे हैं। उन पर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बना रहे। देखिए, आज कोई दुनिया भर में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो भारत में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है। पवन दुग्गल जी, भारत में तो ये मान लिया जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, आप उसके संपर्क में भी रहते हैं, क्या अभी वह इस पे काम शुरू नहीं की है? उसका ढीला ढाला रवैया है? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अपने दिशा में अपनी भूमिका अच्छी निभा रही है और विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रही है, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि समस्या इतनी विशाल है और विकराल है, और जो चुनौती है इतनी ज्यादा डाइवर्स है कि हमें और ज्यादा फोकस करने की जरूरत आवश्यकता है। और यहाँ पर न केवल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, बल्कि साथ ही साथ आईटी के साथ साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ एक तालमेल होने की आवश्यकता है, ताकि हम एक ऐसी आउटलुकिंग स्ट्रैटेजी बनाएं जो भारत को एक समूचे तौर पर नई दिशा दे सके। लेकिन इस नई दिशा की कमी साफ तौर पे दिख रही है। पवन दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद हैं। करोड़जीत सिंह जी, विकिपीडिया की पूर्व सीईओ ने साफ कर दिया है कि हम सच नहीं परोसते हैं, हम उपयुक्त कंटेंट परोसते हैं। अब उपयुक्तता का क्या अर्थ लगाया जाए? मतलब जिसको जितनी सुविधा होती है उतने हिसाब से आप ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूरी जांच के बाद यह मान लिया कि इनकी जो कार्यप्रणाली है विकिपीडिया की, वह ठीक नहीं है। वह अपने बचाव के लिए कहते हैं कि कोई भी एडिट कर सकता है, जबकि ये क्लियर है कि 435 जो इनके संपादक मंडल के लोग हैं वही करते हैं इन इन्फॉर्मेशंस को एडिट, उनके परमिशन के बाद ही होता है। लेकिन ये बचाव में अपना इस तरीके का लगाए हुए हैं, एक बाधा रखे हुए हैं कि ताकि बचाव का रास्ता मिल सके। ऐसी स्थिति परिस्थिति में भारत सरकार को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोकती है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने से? देखिए प्रसून जी, जो है वो है 2021 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं। अगर उनमें सुधार की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, अमेंडमेंट करना चाहिए। लेकिन एक केस जो सामने आया है विकिपीडिया का, ANI का, इससे भी जैसा पवन जी ने कहा कि ये विकराल और विषम समस्या है। केवल एक केस आ गया है कोर्ट में, लेकिन और बहुत कुछ हो रहा है। और सोशल मीडिया में केवल विकिपीडिया, ANI के और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स हैं, तो फेसबुक पे भी आपके सब फ्रेंड्स की पोस्ट है वो आपके सामने नहीं आती, इसलिए कुछ इनविजिबल हैंड होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। वो विकिपीडिया भी है और दूसरे प्लेटफॉर्म के। तो पहले तो है कि ओपन एक्सेस है, हम यह है कि रेगुलेट नहीं करें, कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन
कंपनी में कोई इनविजिबल हैंड है और उनका अपना इंटरेस्ट है, तो वो भारत के विरुद्ध भी कुछ इस तरह का काम करते हैं, तो एक केस कोर्ट में आने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये विशद और विकराल समस्या है, जैसा पवन जी ने कहा। तो इसको व्यापक संदर्भ में देखिए, भारत को अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने कानून है वो तो स्ट्रिक्ट करने ही है। इसके अलावा भारत को एक काम और करना है, वो है वैश्विक समुदाय से सहयोग करके एक कॉमन कुछ बेहद अहम बात कर रहे हैं कि हमें दुनिया के तमाम देशों को अपने साथ लेना होगा। पवन दुग्गल जी, अब स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि आपके पास सारी जानकारी है कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प बचे हैं पवन दुग्गल जी? हमारे पास विकल्प यह है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी साइबर पावर बनना चाहते हैं। उस दिशा में हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। साइबर सुरक्षा पर हम बहुत ज्यादा तवज्जो। पवन दुग्गल जी, जल्दी से 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे, क्या इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है आपकी जानकारी के मुताबिक या नहीं? भारतीय सरकार काम कर रही है, अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है, लेकिन जितना काम हो रहा है उसकी तुलना में और ज्यादा काम होने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनौती अलग है और टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है और जो ग्राउंड रियलिटी है बहुत जल्दी बदल रही है। ग्राउंड रियलिटी बढ़ रही है और भारत सरकार को भी ये समझना होगा कि अगर इस नैरेटिव को कंट्रोल नहीं किया गया, झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों पे कंट्रोल नहीं लगाया गया, तो पाकिस्तान में जैसे तख्ता पलट इमरान खान का हुआ, जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट शेख हसीना का हुआ, ऐसी स्थिति आज नहीं तो कल आने वाले समय में तमाम बड़े देशों के दबाव में ऐसी स्थितियां भारत में भी बन सकती हैं, जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। आप दोनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहे, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।